नमस्कार दोस्तों, मैं बरजमन मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आलिया एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में। साथियों, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का अपन ने जो क्लास टेस्ट 1 है कलाम का, वो पूरा 2 क्लास के माध्यम से इसका सॉल्यूशन किया था। आज अपन जो क्लास टेस्ट नंबर 2 है तो इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की जो भी टेस्ट हो रहे हैं उनकी भी, और पटवार की अलग से टेस्ट बनाए जो टेस्ट हो रहे हैं उनकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, तो सेकंड ग्रेड का ये दूसरा पेपर है साथियों। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आप से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं क्लास को अपने साथियों तक शेयर करें और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है। ये क्लास आपके लिए रेगुलर की जाए या नहीं, वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिएगा साथियों, पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि ढूंढाड़ी बोली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सकते कथन की पहचान कीजिए। बात हो रही है ढूंढाड़ी बोली की। सबसे पहले तो ये बात करें कि जो ढूंढाड़ी बोली है, ये बोली कहाँ पर जाती है, तो ये जयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है तो वहाँ पर ये बोली जाती है। कौन सी? ढूंढाड़ी। ठीक है, इसका जो प्राचीनतम उल्लेख है, देखो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है, इस बोली के लिए प्राचीनतम उल्लेख 8 देश गुजरी नामक पुस्तक में मिलता है। बिल्कुल पहला कथन सही है कि जो ढूंढाड़ी बोली है इसका प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? 8 देश गुजरी नामक पुस्तक में। ठीक है, दूसरा है हरड़ेवाणी, अंगवधु, कायाबेली ग्रंथ आदि इस बोली में लिखित प्रमुख ग्रंथ हैं। तो ये जो सभी ग्रंथ हैं, हरड़ेवाणी, अंगवधु, कायाबेली ग्रंथ, ये दादू दयाल का जो अधिकांश साहित्य है तो ये इन्हीं ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, तो ये भी सही है, दूसरा भी। तीसरा है कि उम्मठवाड़ी, पाटवी, सेंधवाड़ी आदि इसकी उपबोलियाँ हैं। साथियों, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, उम्मठवाड़ी, पाटवी और सेंधवाड़ी ये जो उपबोलियाँ हैं ये कौन सी की है, तो ये आ जाएगी मालवी जो बोली है। कौन सी? मालवी। तो मालवी की उपबोलियाँ हैं। ठीक है, उम्मठवाड़ी, पाटवी, सेंधवाड़ी आदि। ढूंढाड़ी की अपन अगर उपबोली की बात करते हैं तो इसमें राजावाटी आती है, तोरावाटी आती है, चौरासी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है सत्य कथन, तो सत्य कथन इसमें पहला है और दूसरा है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर जो पहला है कि 1 व 2, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अपन एक एक प्रश्न को बिल्कुल विस्तृत से अपन देखेंगे, तो जो साथी नए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। रेगुलर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको एग्ज़ाम तक। ठीक है, जितने भी कलाम के पेपर होंगे या चाहे अदर क्लासेज के पेपर होंगे वो आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं सॉल्व कराऊंगा। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न देखिए, एक तरफ बोलियाँ दी हुई है, ठीक है, और एक तरफ है क्षेत्र, तो सम्मिलित करना है। देखो, काठियाड़ी जो बोली है, काठियाड़ी बोली ये ढूंढाड़ी की बोली है और कहाँ पर बोली जाती है? दक्षिणी जयपुर के अंदर। ठीक है, तो काठियाड़ी दक्षिणी जयपुर। दूसरा है खेराड़ी, खेराड़ी कहाँ पर बोली जाएगी? तो खेराड़ी बोली जाएगी भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है यहाँ पर शहर है शाहपुरा, तो शाहपुरा में ये भाषा बोली जाती है खेराड़ी। ठीक है, हाड़ौती कहाँ पर बोली जाती है? तो हाड़ौती क्षेत्र में जाएगा, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ आता है तो यहाँ पर झालावाड़ जाएगा। तोरावाटी जो कौंतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है सीकर में, तो यहाँ पर आ जाएगा तोरावाटी, कहाँ पर? सीकर में। ठीक है, ये जो खेराड़ी बोली है, खेराड़ी ये किसकी उपबोली है? ये है मारवाड़ी। ठीक है, बाकी हाड़ौती ये कहाँ पर बोली जाती है? सीकर के अंदर। तो सम्मिलित कर लीजिएगा आप। देखिए, 1 में 4 हो जाएगा, 2 में 3, फिर 2 और 1, 4 3 2 1 है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से बिसल देव रासो नामक रचना किस बोली में लिखी गई है? बिसल देव रासो रचना है ये किस बोली में लिखी गई है? बिसल देव रासो रचना,
देखो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा गोडवाड़ी, ठीक है। और ये जो गोडवाड़ी यानी झालदोर का जो गोडवाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर ये भाषा बोली जाती है गोडवाड़ी। और जो बिशलदेव रासो हैं ये किसकी रचना है, तो ये रचना है बिशलदेव रासो किसकी, नरपति नाल की। किसकी है, नरपति नाल की रचना है ये, ठीक है, नरपति नाल की रचना है। और ये आ जाएगा गोडवाड़ी बोली, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित में से वागड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है। बात हो रही वागड़ी बोली, तो वागड़ी जो बोली है इसका मुख्य क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। और एक बोली जो होती है बागड़ी, एक वागड़ी और एक बागड़ी, तो बागड़ी का जो क्षेत्र है चोरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू और गंगानगर आ जाएगा। और वागड़ी के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से बोली का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए सही सुमेलित नहीं है, यानी एक तरफ बोलियाँ हैं और एक तरफ है उपबोलियाँ। पहला देखिए मारवाड़ी, तो मारवाड़ी जो बोली है इसकी उपबोली जाएगी शेखावाटी, ठीक है। मालवी में आ जाएगी रागड़ी, और एक रागड़ी के साथ में और आती है एक निमाड़ी, ठीक है। रागड़ी और निमाड़ी जो उपबोलियाँ हैं ये किसकी है, मालवी की। ये जो 84 ये मेवाती की नहीं है, ठीक है। 84 किसकी है, ढूंढाड़ी की, ठीक है। ये किसकी है, ढूंढाड़ी की। और जो राजावाटी है ये भी किसकी है, ढूंढाड़ी की, ठीक है। राजावाटी कहाँ पर रहते हैं, जयपुर के पूर्वी भाग के अंदर। और ये जो 84 बोली है, ठीक है, ये 84 बोली टोंक और दक्षिण पश्चिमी जयपुर के अंदर बोली जाती है। तो ये किसकी बोली है, ढूंढाड़ी की, ये मेवाती की नहीं है, ठीक है। तो 5 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। छठा प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राजस्थानी भाषा की डिंगल शैली को पिंगल शैली से अलग करती है। देखिए राजस्थानी भाषा की जो डिंगल शैली है उसको पिंगल शैली से अलग करती है। देखते हैं, देखो सबसे पहले जो डिंगल है ये बोली कहाँ पर जाती है, तो पश्चिमी राजस्थानी। ये कहाँ पर बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पश्चिमी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है कौन सी, डिंगल शैली। डिंगल शैली का जो विकास है ये हुआ था गुजरी अपभ्रंश, ठीक है, गुजरी अपभ्रंश है। ये बोली जाती है पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर ये बोली जाती है। तो पहला जो कथन है वो देखिए कि इसका विकास शोर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ नहीं। अभी मैंने बताया कि जो डिंगल शैली है इसका विकास कौन सी भाषा से हुआ था, गुजरी अपभ्रंश भाषा से, ठीक है। गुजरी अपभ्रंश जो शैली है इसी से इसका विकास हुआ था, तो पहला गलत है। दूसरा कि यह पश्चिमी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है, बिल्कुल। तीसरा है कि इसका साहित्य छंद व पदों के रूप में लिखा गया है, तो ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। छंद और पदों के रूप में ये भी गलत है, तीसरा है हो गया। चौथा देखिए पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो आदि इस शैली भी लिखित ग्रंथ हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है। ये भी क्या है, गलत है। देखो शोर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ था पिंगल भाषा का विकास। कौन सी भाषा का हुआ था, पिंगल का, ठीक है, पिंगल। और पिंगल भाषा में ही जो साहित्य हैं वो छंद और पदों के रूप में लिखा जाता है, तो ये भी पिंगल भाषा का है। पृथ्वीराज रासो और विजयराज रासो ये भी पिंगल जो शैली है, यानी ये पिंगल शैली के अंदर आ जाएगा तीनों की तीनों, ठीक है, 1, 3 और 4। बाकी दूसरा है पश्चिम राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है, ठीक है। देखो जो ये डिंगल भाषा है, डिंगल शैली, तो इसके जो साहित्य हैं वो गीत रूप में लिखे हैं, गीतों के रूप में। अब आगे देखो पूछा क्या है इसमें, अच्छा पूछा कि डिंगल शैली को पिंगल शैली से अलग करती है, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा 6 के अंदर, ऑप्शन नंबर दूसरा, क्योंकि ये पश्चिम राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोंडिया लिपि के आविष्कारक थे। मोंडिया जो लिपि है इसके आविष्कारक कौन थे, तो टोडरमल। कौन थे, टोडरमल। और ये जो मोंडिया लिपि है इसमें मात्राएं नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर
कि निम्न में से कौन सी संस्था या संस्थाओं ने आहड़ सभ्यता के उत्खनन कार्य में सहयोग किया। बात हो रही है आहड़ सभ्यता के उत्खनन की। ठीक है, देखिए आहड़ सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम किसने किया था? अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में। ठीक है, फिर आर.सी. अग्रवाल का नाम भी आता है, एस.डी. साकलिया भी इनसे संबंधित है, वी.एन. मिश्र भी है और पी.सी. चक्रवर्ती भी है। ये उत्खनन से संबंधित व्यक्ति है। यहाँ पर देखिए कि मेलबोर्न जो विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, तो इन्होंने भी सहयोग किया था, बिल्कुल। दूसरा है डेक्कन कॉलेज पूना, तो इन्होंने भी क्या किया था? सहयोग किया था यहाँ पर। तीसरा है पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान, इन्होंने भी यहाँ पर उत्खनन में सहयोग किया। यानी ये तीनों जो 1, 2 और 3 तीनों के तीनों क्या इसमें राइट है। ठीक है, 8 में जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, आहड़ सभ्यता के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। वापस बात हो रही है आहड़ सभ्यता की। तो पहला कथन देखिए, आहड़वासी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा में विश्वास करते थे। आहड़वासी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा में विश्वास करते थे, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट क्या सही है। ठीक है, दूसरा कि ये आहड़ एक नगरीय सभ्यता थी, नहीं। आहड़ कैसी सभ्यता थी? तो आहड़ की बात करें तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, कैसी थी? ग्रामीण। तीसरा कि इस सभ्यता से संयुक्त परिवार प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी क्या सही है, संयुक्त परिवार प्रणाली के यहाँ पर साक्ष्य मिले थे। इस सभ्यता से 6 तांबे की मुद्राएं मिली है और 3 मोहरें प्राप्त हुई है, तो ये भी सही है। ठीक है, और जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता से 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने के साक्ष्य आहड़ सभ्यता से ही मिले थे। तो इसमें पूछा असत्य कथन, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? दूसरा। 10 नंबर क्वेश्चन है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लेपिस लाजुली। ठीक है, लेपिस लाजुली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला है कि आहड़ में बने मकानों में धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया, कि मकान में धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ था आहड़ में। पहला स्टेटमेंट क्या सही है। दूसरा है आहड़वासी भवनों को मजबूत व सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए मिट्टी में क्वार्टज के टुकड़े से बने सब मिश्रण का प्रयोग करते थे, तो बिल्कुल ये भी क्या सत्य है। तीसरा है, देखिए तीसरा क्या है कि आहड़वासी बड़े कमरों के बीच में बांस की परदी पर मिट्टी चटाकर से छोटे छोटे कमरों या ओवरों में विभाजित करते थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसमें सत्य कथन पूछा है, तो सत्य कथन कौन सा है? 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 12 है कि आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? तो सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, 1953 में। इसमें जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास। प्रश्न नंबर 13 है, आहड़ सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला है कि आहड़वासी गेहूं, ज्वार और चावल की खेती करते थे, बिल्कुल गेहूं, ज्वार और चावल की खेती करते थे, तो पहला सही है। दूसरा है कि आहड़वासी तांबा गलाना भी जानते थे, बिल्कुल ये तांबा गलाना जानते थे। रंगाई छपाई व्यवसाय के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी सही है, रंगाई और छपाई के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चौथा है कि यहाँ से चित्रित दूसरे मृद भांड मिले हैं, तो ये जो चौथा है ये गलत है, क्योंकि ये चित्रित जो दूसरे मृद भांड हैं ये कौन सी सभ्यता से मिले थे? बेराट सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से? बेराट से मिले थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसमें 1 और 2, 3 सत्य कथन कौन सा है? 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर कौन सा है? तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? निम्न में से आहड़वासी किस धातु से अपरिचित थे? जो आहड़वासी थे कौन सी धातु से अपरिचित थे? तो क्या हो जाएगा इसमें? देखो लोहा से तो परिचित थे, तांबा से भी थे, सोना से भी थे, चांदी से ये अपरिचित थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें 4 हो जाएगा, चांदी से। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न पर विचार कीजिए।
देखिए भगवानपुरा है, बागोर है, पचमता है और रंगमहल है। पूछा है कि उपयुक्त में से कौन से स्थल आहड़ बनास संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। देखिए आहड़ बनास संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं तो भगवानपुरा है इसमें, ठीक है, बागोर भी है, पचमता भी है। देखो रंगमहल, ये रंगमहल जो है यह है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है, ठीक है, यह है कालीबंगा। रंगमहल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। और इधर कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। तो इसमें आठ जो बनास संस्कृति है इसमें भगवानपुरा है, बागोर है, पचमता है। तो 1, 2 और 3 इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16। आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति किसने कहा था? आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति किसने कहा था? तो इसमें जाएगा हसमुख धीरजलाल सांखलिया। हसमुख धीरजलाल सांखलिया। देखो आहड़ सभ्यता जो है इसका स्थानीय नाम क्या था? धूलकोट। स्थानीय नाम था इसका कौन सा? धूलकोट, ठीक है। और गोपीनाथ शर्मा ने कहा था आगाटपुर या फिर आगाट दुर्ग, ठीक है, कौन सभ्यता को? आहड़ को। तो ये भी आप ध्यान रखिए। बनास संस्कृति हसमुख धीरज सांखलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। आहड़ सभ्यता के बारे में असत्य कथन है। आहड़ सभ्यता के बारे में असत्य कथन। तो पहला कि 26 किस्म के मणिये मिले थे कहाँ से? आहड़ से, सही है। शोषण पत्र, ये शोषण पत्र यहाँ पर मिला था। बनासिल बुल, ये भी आहड़ से संबंधित है। डांसिल करल की कांस्य मूर्ति, ये कहाँ से मिली थी? तो ये तो मोहनजोदड़ो से मिली थी, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। ये 4 नहीं आएगा इसमें, ये असत्य, ठीक है। आहड़ से क्या मिला था? 26 किस्म के मणि है, शोषण पात्र और बनासियल बुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है कि आहड़ एक सिंधु सभ्यता स्थल है। आहड़ एक सिंधु सभ्यता स्थल है, तो ये गलत है, ठीक है। ये जो सिंधु सभ्यता स्थल है वह है कालीबंगा, ठीक है, आहड़ नहीं है। सिंधु सभ्यता स्थल कौन सा? कालीबंगा है, कालीबंगा। दूसरा कि आहड़ से बस्ती का 8 बार बनने और उजड़ने के प्रमाण मिले हैं, तो ये सही है, ठीक है। 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने के साक्ष्य मिले थे यहाँ पर। तो इसमें सही पूछा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। केवल 2 सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आहड़ बस्ती प्राचीन काल में किस नाम से जानी जाती थी? प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी के नाम से इसको जानते थे, ठीक है। मैंने स्थानीय नाम बता दिया, धूलकोट है। और आगाटजपुर है, ये किसने कहा था? गोपीनाथ शर्मा ने। 20 नंबर क्वेश्चन है 1923 ईस्वी में मारवाड़ किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? देखो मारवाड़ किसान आंदोलन कब हुआ? 1923 में। इसका जो मुख्य कारण था वो क्या था? इसका मुख्य कारण था कि मारवाड़ राज्य की मादा पशुओं के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा देना, यही इसका मुख्य कारण था, ठीक है। जो मारवाड़ राज्य है तो मादा पशुओं की निर्यात पर लगा जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया था, और इसी कारण से ये मारवाड़ किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है निम्न पर विचार कीजिए। देखो पुस्तक मारवाड़ में उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष। दूसरा है पुस्तक जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश। तीसरा है प्रिंसली इंडिया के माध्यम से किसानों की दशा का चरित्र चित्रण। अब पूछा उपयुक्त किसको संदर्भित करते हैं? तो ये जो सभी पुस्तकें हैं, ठीक है, ये आ जाएगा जय नारायण व्यास से संबंधित। ऑप्शन नंबर 4 जय नारायण व्यास। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 1927 ईस्वी में करौली किसान आंदोलन के किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? करौली किसान आंदोलन जो 1927 में होता किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो इसमें जाएगा कुंवर मदन सिंह, कुंवर मदन सिंह, ठीक है। जो हनुमान सिंह है ये आ जाएगा कौन से किसान आंदोलन से? दूधवाखारा किसान आंदोलन, ठीक है। 15 और लोम रोड जो है ये डाबड़ा जो कांड हुआ था 13 मार्च 1947 को, उसी संबंधित है, ठीक है। बाकी इसमें आ जाएगा कुंवर मदन सिंह।
23 नंबर क्वेश्चन है कि चंडावल घटना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चंडावल घटना, तो ये मार्च 1942 में हुई थी। तो देखो, मार्च 1942 में मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर चंडावल के ठाकुर ने आक्रमण करवाया था। तो पहला तो स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। दूसरा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोधपुर की स्थिति का जायजा लेने डॉक्टर द्वारिका नाथ कचरू को भेजा, तो ये भी सही है। तीसरा है, तीसरा कि जो महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र में इस घटना की निंदा की थी, तो ये भी सही है। यानी 23 में क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 1 2 3। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर कौंसिल कार्यालय पर एकत्रित हुए और बढ़ी हुई लगान नहीं चुकाने की घोषणा की थी। तो यहाँ पर देखो, भरतपुर से संबंधित कौन सा है, बोजी लंबदार। ये कौन से किसान आंदोलन से, भरतपुर किसान आंदोलन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निमोचना हत्याकांड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निमोचना हत्याकांड, तो निमोचना हत्याकांड पहला देखिए कि 14 मई 1925 को कमांडर छज्जू सिंह ने निमोचना में आयोजित किसान सभा पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो पहला सही है, छज्जू सिंह ने गोली चलाने का आदेश दिया था यहाँ पर, ठीक है। दूसरा है कि दिल्ली से प्रकाशित अखबार जो रियासत ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी, तो ये भी सही है। रियासत समाचार पत्र था, तो इसमें तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से कर दी। पहला दूसरा सही है। तीसरा कि महात्मा गांधी ने फिर दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी, तो ये भी सही है, ठीक है। यानी इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3। 26 नंबर क्वेश्चन है, डाबड़ा कांड घटना कब हुई थी। डाबड़ा कांड घटना कब हुई थी, मार्च 1900 कौन सा जाएगा, 47। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मार्च 1947, और डेट भी है 13 मार्च 1947, ठीक है। डाबड़ा कांड गाँव होता है डीडवाना में। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किसने मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए, मेव किसान आंदोलन, तो इसमें जाएगा देखो इसमें मोहम्मद हादी आएगा, गुलाम बीक नारंग भी आ जाएगा, और यासीन खान, ये मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हैं। जो मीर आलम खां हैं, ये 1857 की क्रांति हुई थी, तो देवली में इन्होंने नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति का जो देवली में विद्रोह था, तो इसका नेतृत्व किसने किया था, मीर आलम खां ने, तो ये गलत है, ठीक है। बाकी मोहम्मद हादी, गुलाम बीक नारंग और यासीन खान, ये मेव किसान आंदोलन से संबंधित है। इन्होंने इसका मेव किसान आंदोलन का किया था नेतृत्व। तो इसमें जाएगा 2 3 और 4, ठीक है, 3 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मारवाड़ राज्य लोक परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी, मारवाड़ राज्य लोक परिषद की, तो 1929 में हुई थी, ठीक है। और किसने की थी, जय नारायण व्यास ने। मारवाड़ जो राज्य लोक परिषद है, इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ पर, पुष्कर के अंदर, और इसकी जो अध्यक्षता की थी किसने, चांदकरण शारदा ने, और मुख्य अतिथि बनाया था कस्तूरबा गांधी को। तो देखो इसके बारे में स्टेटमेंट देखते हैं कि परिषद ने मारवाड़ में भिगोड़ी एवं बेगार व्यवस्थाओं के खिलाफ आंदोलन चलाया था, तो बिल्कुल पहला सही है, ठीक है। दूसरा कि इसका पहला अधिवेशन जोधपुर में हुआ, नहीं, कहाँ पर हुआ था, पुष्कर अजमेर में, पुष्कर में हुआ था प्रथम अधिवेशन, ठीक है। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कस्तूरबा गांधी ने की थी, नहीं, अध्यक्षता किसने, चांदकरण शारदा ने, किसने की थी अध्यक्षता, तो चांदकरण, ठीक है, चांदकरण शारदा ने, इन्होंने अध्यक्षता की थी। जो कस्तूरबा गांधी है, कस्तूरबा गांधी ने क्या किया था, ये तो मुख्य अतिथि बनी थी कस्तूरबा गांधी, ठीक है। तो इसमें पहला सही है, बाकी दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत कथन है। ये तो है मारवाड़ राज्य लोक परिषद, और एक को है मारवाड़ लोक परिषद। ये तो राज्य लोक परिषद, और मारवाड़ जो लोक परिषद है
18 मई 1938 को इसकी स्थापना की थी रणछोड़ दास गटानी ने, और उसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था लाड़नू के अंदर। ये थोड़ी सी जानकारी आप ध्यान रखिए, ठीक है। देखो इसमें कौन सा सत्य है, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेऊ किसान आंदोलन। देखो मेऊ किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो पहला है कि मोहम्मद हादी ने अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम नामक संगठन की स्थापना की थी। मोहम्मद हादी ने अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम नामक संगठन की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। दूसरा कि जो मेऊ किसान आंदोलन है इसका मुख्य कारण उच्च भूमि कर व जंगली सुअरों के द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचा जाना था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि अलवर महाराजा जयसिंह को ब्रिटिश सरकार ने राज्य से अनिश्चित काल के लिए निष्कासित कर दिया था, ठीक है, तो ये भी सही है। चौथा है किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अजीजुद्दीन बिलग्रामी के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया, यानी चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। सत्य कथन पूछा है, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। देखो एक तरफ अनुच्छेद है और एक तरफ इनके प्रावधान, अनुच्छेद और प्रावधान। थोड़ा छोटा करते हैं इसको, ठीक है। देखो अनुच्छेद नंबर 167, इसमें क्या है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, ठीक है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 164(3), इसमें है मंत्रियों की शपथ, ठीक है, इसमें मंत्रियों की शपथ, और मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश से। शपथ का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो ये तीसरी अनुसूची में है, और इसमें शपथ किसकी दिलाई जाती है, पद व गोपनीयता की, तो ये जाएगा अनुच्छेद 164(3), इसमें मंत्रियों की शपथ। अनुच्छेद 164(5) में क्या है, तो 5 में मंत्रियों की वेतन भत्ते, ठीक है। 5 में क्या, मंत्री जो है इनके वेतन भत्ते, और ये वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, राज्य विधानमंडल की सिफारिश पर। अच्छा, जो राज्य विधानमंडल है इसकी ये निर्धारण करती है इसकी वेतन भत्ते, ठीक है। 164(1) का इसमें क्या है, इसमें है मंत्रिपरिषद का आकार, ठीक है, क्या है इसमें आकार, ठीक है, और न्यूनतम आकार इन्होंने बताया, न्यूनतम इसमें 12 और अधिकतम 15 से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। तो 164(3) हो गया, 5 हो गया और 1 का हो गया। एक है अनुच्छेद 64 नंबर 4, ठीक है, अनुच्छेद 164(4), जिसमें योग्यता, इसमें क्या है, योग्यता है, ठीक है। और ये जो 1 का है, ये 1 का जोड़ा था 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, और लागू कब हुआ था, 1 जनवरी 2004 को, तो इसमें आ जाएगा 4, ठीक है। तो कर लीजिएगा सम्मिलित, ए के अंदर जाएगा 2, बी में 1, बाकी 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा, 2 1 3 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मंत्री परिषद के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। मंत्री परिषद के संबंध में देखिए, पहला है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है, सही है। दूसरा है कि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है, बिल्कुल। मंत्रियों की नियुक्ति है ये राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है, अनुच्छेद 164(1) के, ठीक है, इसमें जाएगा अनुच्छेद 164(1) में करता है ये नियुक्ति। मंत्री परिषद के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। आगे है चौथा कि राज्य के मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, नहीं, वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, विधानमंडल, ठीक है। वेतन भत्ते विधानमंडल के द्वारा निर्धारित होती है, विधानमंडल, तो ये क्या हुआ इसमें असत्य, ऑप्शन नंबर 4। 32 नंबर क्वेश्चन है मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री, देखो पहला है कि मुख्यमंत्री को विधि सम्मत कार्यपालिका भी कहा जाता है, नहीं, पहला गलत है। विधि सम्मत कार्यपालिका जो है किसको कहते हैं, राज्यपाल को, ठीक है, इसमें आ जाएगा राज्यपाल। दूसरा कि
मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तीसरा है मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। और राज्य सरकार के प्रशासनिक व विधायी मामलों से संबंधित मंत्रिपरिषद के विनिश्चय की सूचना राज्यपाल को देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, तो ये भी सही है। यानी इसमें एक को छोड़कर बाकी 3 सत्य हैं। ठीक है, सत्य पूछा है 2, 3 और 4, 2, 3, 4। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री होता है, देखो मुख्यमंत्री होता है सदैव विधानसभा है, सदैव विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। ठीक है, सदैव विधानसभा में बहुमत प्राप्त जो दल है इसका नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री। 134 नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है अविश्वास प्रस्ताव संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, विपक्ष दल वाले ये अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कितनी बार? 13 बार, लेकिन लागू एक बार भी नहीं हुआ। जो प्रथम बार लाया गया था टीकाराम पालीवाल किसमें लाया था, और अंतिम बार हरदेव जोशी किसमें अविश्वास प्रस्ताव लाया था। ठीक है, और सबसे जो अधिक 13 में से सबसे अधिक बार लाया था मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के समय 5 बार अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहले यहाँ पर क्या सही है। दूसरा, विधानसभा के एक सत्र में केवल एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तीसरा कि प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये भी क्या है? सही है। आगे देखो चौथा कि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य यदि दल बदली के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है तो वह उस विधानसभा के अवधि काल में मंत्री बनाए जाने के लिए भी अयोग्य होगा, तो ये इसमें क्या है? गलत है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव है अब तक कितनी बार लाया गया? 13 बार, लागू एक बार भी नहीं हुआ। और जो विश्वास प्रस्ताव है, विश्वास प्रस्ताव अब तक 5 बार लाया गया है, और सर्वाधिक जो है वो बीरू सिंह शेखावत किस में लाया था? 3 बार, और 2 बार लाया था अशोक गहलोत के समय विश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव अब तक 13 बार लाया गया, और प्रथम बार टीकाराम पालीवाल के समय, अंतिम बार हरदेव जोशी के समय, और सर्वाधिक मोहनलाल सुखाड़िया के समय 5 बार। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि संसदीय सचिव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संसदीय सचिव, पहला है कि संसदीय सचिव राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं। ठीक है, संसदीय सचिव राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं, बिल्कुल। संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, पहला दूसरा सही है। तीसरा है कि संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद का हिस्सा होते हैं, वह इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ये तो गलत है। ठीक है, और चौथा कि संसदीय सचिव विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें राइट कौन सा है? 1 व 2। ठीक है, 1 व 2, पहला ऑप्शन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, पहला कि राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे। राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो संसद के दोनों सदनों के क्या रहे? सदस्य रहे, तो इसमें आ जाएगा कौन? जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया, और एक थे टीकाराम पालीवाल। ठीक है, 2 थे जगन्नाथ पहाड़िया और टीकाराम पालीवाल, जो संसद के दोनों सदनों के क्या रहे थे? सदस्य। दूसरा है कि राज्य के वे मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, तो कौन आ जाएगा? हीरालाल देवपुरा। ठीक है, 2 में आ जाएगा हीरालाल देवपुरा, इसमें जाएगा हीरालाल देवपुरा। और ये जो दूसरा जो वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष भी रहते हैं हीरालाल देवपुरा। राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष व प्रोटेम स्पीकर भी रहे, कौन आ जाएगा? बीरू सिंह शेखावत। ठीक है, बीरू सिंह शेखावत जो उपराष्ट्रपति भी रहे थे, तो इसमें आ जाएगा 3। और राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रही, टीकाराम पालीवाल, इसमें आ जाएगा डी में 4। देख लीजिएगा इसमें कौन सा जाएगा?
स्मृत कर लीजिएगा आप, ठीक है। देखो, एक में 2 और ए में 2, बी में 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है? पहला ही है, ठीक है। 2 1 3 4, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 37 है। असंगत युग्मों का चयन कीजिए, यानी एक तरफ उप मुख्यमंत्री है और एक तरफ है मुख्यमंत्री, ठीक है। पहला देखो, हरिशंकर बाबड़ा। हरिशंकर बाबड़ा, तो ये जो भैरव सिंह शेखावत है, हरिशंकर बाबड़ा ये किस किस में उप मुख्यमंत्री रहे थे? भैरव सिंह शेखावत किस में? तो पहला गलत है यहाँ पर, ठीक है। हरिशंकर बाबड़ा जो मुख्यमंत्री रहे थे, तो मुख्यमंत्री कौन था? भैरव सिंह शेखावत। यहाँ पर शिवचरण माथुर नहीं था, भैरव सिंह शेखावत किस में रहते हैं, ठीक है, भैरव सिंह शेखावत के समय। दूसरा है बनवारी लाल बेरवा। बनवारी लाल बेरवा ये 2002 से 2003 तक रहे थे अशोक गहलोत के समय। तो ये भजनलाल शर्मा भी गलत है, यहाँ पर आ जाएगा अशोक गहलोत, ये रहते अशोक गहलोत के समय। तीसरा है प्रेमचंद बेरवा। प्रेमचंद बेरवा तो ये 2023 में, ये अशोक गहलोत के समय नहीं, ये जाएगा भजनलाल शर्मा। एक प्रेमचंद बेरवा है और एक दिया कुमारी, ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहे थे किसके समय? भजनलाल शर्मा के समय। तो इसमें जाएगा भजनलाल शर्मा, इसमें जाएगा भजनलाल शर्मा, ठीक है। भजनलाल शर्मा के समय रहे थे प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी। कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल ये 1952 से 1954 और ये रही थी जय नारायण व्यास के समय, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी भैरव सिंह शेखावत भी गलत है, ठीक है। और टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल ये जय नारायण व्यास के समय रहे थे। इसमें पूछा असंगत युग्म, तो असंगत कौन सा है? 1 2 3 4, यानी 5वां तो सही है। टीकाराम पालीवाल जो है ये मुख्यमंत्री रहे थे जय नारायण व्यास के समय, ठीक है। और सचिन पायलट जो है, एक सचिन पायलट भी है जो 2018-19 में अशोक गहलोत के समय उप मुख्यमंत्री रहा था। तो देखो, हरिशंकर बाबड़ा भैरव सिंह शेखावत के समय उप मुख्यमंत्री थे। बनवारी लाल बेरवा अशोक गहलोत के समय थे। प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी भजनलाल शर्मा के समय उप मुख्यमंत्री रही। कमला बेनीवाल जय नारायण व्यास के समय और टीकाराम पालीवाल भी जय नारायण व्यास के समय। तो देखो, असंगत कौन सा है? 1 2 3 4, ठीक है। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? 3। 1 2 3 और 4 क्या है? असंगत है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो असम, पश्चिमी बंगाल और मेघालय के राज्यपाल रहे। देखिए, राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो असम, पश्चिमी बंगाल व मेघालय के राज्यपाल रहे थे, कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। कौन रहे थे? जगन्नाथ पहाड़िया। सॉरी, इसमें आएगा हरिदेव जोशी, ठीक है। असम, पश्चिमी बंगाल और मेघालय के राज्यपाल रहे थे हरिदेव जोशी। शिवचरण माथुर हैं, ये असम के राज्यपाल रहे थे, ठीक है। कहाँ के रहती है? असम के, असम के राज्यपाल रहे थे। और एक जो है मोहनलाल सुखाड़िया जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल रहे थे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा है हरिदेव जोशी। शिवचरण माथुर रहे थे असम के राज्यपाल, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 लागू किए जाने के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 25 जून 1975 में, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी, ठीक है, हरिदेव जोशी। 40 नंबर क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत शासन अधिनियम 1935, पहला कि इस अधिनियम में कुल 14 भाग थे, 321 धाराएं, 12 अनुसूचियाँ नहीं थी, ठीक है। अनुसूचिया की संख्या थी यहाँ पर 10, तो पहला है गलत है, ठीक है। दूसरा कि इस अधिनियम के तहत भारत परिषद विघटन किया गया, भारत परिषद विघटन किया गया। और इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय का भी गठन किया गया। संघीय न्यायालय का गठन जो 1937 में था, 1 अक्टूबर 1937 को। तो दूसरा और तीसरा सही है, एक इसमें क्या है? गलत है, ठीक है। तो 2 व 3 इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? दूसरा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार
केंद्रीय विधानसभा में सर्वाधिक सीटें किस देशी रियासत को प्राप्त थी? जो सर्वाधिक सीटें थी तो किस देशी रियासत को प्राप्त थी? तो इसमें आ जाएगा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम के कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए? भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान थे सम्मिलित किए गए थे? तो पहला एक इसमें संघीय योजना। ठीक है, संघीय योजना, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल की दलीलें जारी करने की शक्ति, और चौथा है कि राज्य व संघीय कानूनों में टकराव होने की स्थिति में संघीय कानूनों को मान्यता प्रदान करना। तो ये सभी प्रावधान जो हैं ये भारत शासन अधिनियम 1935 के इसमें सम्मिलित है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 में 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा इसमें राइट। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न में से किसने कहा कि नया अधिनियम बाह्य रूप से प्रजातांत्रिक प्रतीत होता है परंतु आंतरिक रूप से पूर्ण खोखला है? ये किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक असंगत है? कौन सा एक असंगत है? तो पहला कि अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को सौंप दी गई थी। ठीक है, भारत शासन अधिनियम के तहत जो अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंप दी गई? गवर्नर को। तो पहला तो सही है। दूसरा कि केंद्र व प्रांतों में पहली बार द्वितीय शासन लागू किया गया, नहीं, ये क्या है? गलत है। ठीक है, क्योंकि प्रांतों में जो पहली बार द्वितीय शासन लगा था वो 1919 के अधिनियम में लगा था। ठीक है, प्रांतों में लग गया था 1919 के अधिनियम में, और केंद्र में लगा था कब? 1935 में। तो इस कारण से क्या है? गलत है। ठीक है, तीसरा है कि पहली बार महिलाओं, हरिजनों व जमींदारों हेतु केंद्रीय विधानमंडल में सीटें आरक्षित की गई थी, ये भी सही है। और ब्रिटिश प्रांतों के लिए भारतीय संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, तो ये भी सही है। यानी इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है? गलत है। ठीक है, क्योंकि भारत शासन जो अधिनियम 1935 है इसमें केंद्र में पहली बार द्वितीय शासन लागू हुआ था और प्रांतों में लग गया था 1919 का अधिनियम में, तो इस कारण से क्या गलत है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि संघीय न्यायालय का उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 के किस भाग में किया गया? संघीय न्यायालय का उल्लेख, तो इसमें जाएगा भाग नंबर कौन सा है? 9। ठीक है, भाग नंबर 9 में। और धारा पूछे तो धारा यहाँ पर आ जाएगी, धारा नंबर 200, धारा 200। ठीक है, और भाग नंबर 9। 46 नंबर क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। असंगत का चयन कीजिए। देखो, पहला है कि केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल, केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, बिल्कुल सही है। दूसरा, काउंसिल ऑफ स्टेट सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, तो ये गलत है। ये होता है 9 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। तो काउंसिल ऑफ स्टेट के जो सदस्य हैं, इसका सदस्य काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्य परिषद। ठीक है, तो 9 वर्ष का होता है ये। तीसरा, केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल सदस्य संख्या, तो कुल सदस्य संख्या इसमें होती है 260, तो ये सही है। और चौथा है केंद्रीय राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट में गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 6, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? पूछा क्या है? देखो, असंगत। असंगत इसमें केवल तीसरा। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्यों का कार्यकाल यहाँ पर कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का, ये गलत है, बाकी सभी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें? दूसरा। अच्छा, पूछा क्या है इसमें? असंगत का चयन कीजिए। वापस देखिए, इसमें देखो केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल ये तो सही है। ठीक है, दूसरा कि काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्यों का कार्यकाल ये होता है 9 वर्ष का।
देखो ये 9 वर्ष का होता है, तो एक तो ये असंगत है। तीसरा, केंद्रीय विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, इसके कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो ये 260 गलत है। इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है ये 375 होती है, 375, ठीक है, 375। और ये 260 कहाँ पर होती है, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्य परिषद में, ठीक है। तो 2 और 3 इसमें गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा, ठीक है, 2 व 3। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। देखो, पहला कि प्रांतों के लिए पहली बार प्रत्यक्ष विधान का प्रावधान किया गया, पहली बार प्रत्यक्ष विधान का प्रावधान किया गया, सही है। 11 प्रांतों में 6 को द्विसदनी बनाया गया, तो ये भी सही है, ठीक है, पहला दूसरा सही है। तीसरा है कि मतदाता सूची में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई, नहीं, न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी थी, 21 वर्ष। और चौथा है कि प्रांतों में मंत्रियों की नियुक्ति, पदच्युति व विभागों को बंटवारा करने की शक्ति गवर्नर को प्राप्त थी, ठीक भी सही है। यानी इसमें असंगत कौन सा है, तीसरा, यहाँ पर जाएगा 21 वर्ष। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा नंबर 60 संबंधित थी, धारा नंबर 60 किससे संबंधित थी, प्रांतीय विधानसभा से, ठीक है, प्रांतीय विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 49 वही सूची 1 में है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांत का नाम, और सूची 2 में है क्या है, केंद्रीय विधानसभा में आवंटित कुल स्थानों की संख्या। देखते हैं, देखो मद्रास, मद्रास में जाएगा 37, ठीक है, बॉम्बे, बॉम्बे में 30 है, उड़ीसा के अंदर कितनी है, 5 है, और असम में है 10, असम में 10। तो क्या हो जाएगा इसमें 49 में, 3 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 50, भारत शासन अधिनियम 1935 के कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का आधार बने, इसमें जाएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, यही आगे जा करके क्या बने थे, नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर 4। तो क्लास वैसे बहुत लंबी हो चुकी है, तो आज की क्लास में अपन 50 क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन देखने वाले हैं, बाकी जो 50 क्वेश्चन हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट जरूर करें। बाकी जाते जाते क्लास को लाइक करना आपका कर्तव्य है, वो आप पूरा करें, ठीक है। आपका जो एक लाइक और एक कमेंट जो है ये हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, तो ये आप थोड़ा सा काम ज़रूर करें। बाकी PDF के लिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, PDF आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में मस्त रहिए।